Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the remaining part of AC generator we are going to discuss today. हमने बच्चों AC जनरेटर को डिफ़ाइन किया था, उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया है, कंस्ट्रक्शन और किस तरह से AC जनरेटर वर्क करता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 2 ऑफ AC जनरेटर आज हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं। AC जनरेटर, it is a generator which converts mechanical energy into AC voltage. Principle, Faraday's law of electromagnetic induction. Construction shown in the diagram. An AC generator consists of a rectangular coil named as C, D, E, F, having n turns. एरिया ऑफ ईच लूप इज़ कैपिटल ए, जो कि ऑलरेडी हम कंस्ट्रक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। कैपेबल टू रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस वाई प्राइम बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। द टू एंड्स ऑफ कॉइल are connected to two coaxial conducting ring metallic rings, copper rings labeled as A1, A2, named as slip rings. B1 and B2 are the carbon brushes which slide with the slip rings and connect the coil to the external circuit or user. ये बच्चों हमने AC जनरेटर की कंस्ट्रक्शन आपको बताई थी। वर्किंग, जब ये कॉइल घूमता है विद अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बोलते हैं। सपोज़ करें ये वाला कॉइल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन दैट इज़ कांस्टेंट। तो जब ये कॉइल घूमेगा, कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो अल्टरनेटिंग टाइप की होगी। ये चीज़ हम फिज़िकली भी बयान कर सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो अल्टरनेटिंग टाइप की है, और मैथमेटिकली आज ड्राइव करने वाले हैं कि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है एसी जनरेटर के अंदर वो एसी वोल्टेज होती है, वो अल्टरनेटिंग होती है, वो साइनसाइडल होती है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है एंड इफ़ द जनरेटर इज़ कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है जो कि अल्टरनेटिंग टाइप का ही होता है। फिज़िकली हमने डायरेक्शंस ऑफ करंट को अंडरस्टैंड किया था कि सपोज़ करें दिस इज़ द इंस्टेंट फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोशन ऑफ द कॉइल। तो जब ये कॉइल यूँ घूमेगा, दिस साइड विल मूव outward, this side will move inward. In this side induced current will be from C to D, and in this side the induced current will be from E to F. और ये डायरेक्शन है बच्चों हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाली थी। अगर हम एक्सटर्नल सर्किट में जाकर देखें तो इस साइड में ये करंट आ रहा है, तो उसका मतलब है कि ये जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट में एंटर करेगा B2 से और इस एक्सटर्नल सर्किट से होकर एक्सटर्नल सर्किट को लीव करेगा किस साइड से, B1 से। आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन द साइड्स विल इंटरचेंज देयर पोजीशंस। ये जो साइड है ये उस साइड पे चली जाएगी, वो वाली साइड इधर आ जाएगी। इस वक्त ये साइड इनटू द बोर्ड जा रही है, लेकिन जब ये साइड इस साइड पे आ जाएगी तो इट विल कम आउट ऑफ द बोर्ड। ये जो साइड इस वक्त आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है विच इज़ साइड सी डी, जब उस साइड पे चली जाएगी तो इट विल मूव इनटू द बोर्ड। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स विल बी रिवर्स्ड इन दी साइड्स। तो जब ये साइड आउट ऑफ द बोर्ड आएगी इधर आने के बाद, तो फिर करंट ई से एफ़ की बजाय एफ़ से ई की तरफ फ्लो करेगा। जब ये साइड उस साइड पे चली जाएगी, दूसरी साइड पे चली जाएगी, इन द प्लेस ऑफ ई एफ चली जाएगी आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, तो फिर इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है सी से डी की तरफ था, जब उस तरफ चली जाएगी तो फिर इसमें करंट डी से सी की तरफ होगा। इसका मतलब है
इस कॉइल में करंट अपनी डायरेक्शन को हाफ साइकिल के बाद रिवर्स करेगा, और इस एक्सटर्नल सर्किट में भी करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। फिर करंट एक्सटर्नल सर्किट में B1 से एंटर करेगा और B2 से लीव करेगा। तो अब जैसे जैसे ये कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा, एक्सटर्नल सर्किट में करंट अपनी डायरेक्शन को आफ्टर ईच हाफ रेवोल्यूशन रिवर्स करता रहेगा। दैट करंट इज नेम्ड एज AC या अल्टरनेटिंग करंट, एंड दिस टाइप ऑफ जनरेटर इज नेम्ड एज AC जनरेटर। ये चीज़ें बच्चों हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड हो रही है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं, या इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा है हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहते हैं, और फिर ग्राफिकली हम आउटपुट जो वोल्टेज है और जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको ग्राफिकली वो ड्रा करना चाहते हैं। सो टुडे द सेकंड पार्ट ऑफ AC जनरेटर इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF ऑफ AC जनरेटर। और हम बोल रहे हैं कि AC जनरेटर की जो इंड्यूस्ड EMF की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है दैट इज़ अ टाइप ऑफ AC वोल्टेज, जो कि मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहा है। अब इस कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है प्रिंसिपली तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेकिन साथ आपको ये भी बताया था कि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है वो डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF है। तो एक तरीका तो ये है कि हम जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है उसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करके हम डिटरमिन कर लें, या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF का एक्सप्रेशन यूज़ करें जिसको मोशनल EMF बोलते हैं, और जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है इस कॉइल के अंदर, इस लूप के अंदर, हम उसको कैलकुलेट कर लें। सो वी आर going to derive the instantaneous value of induced EMF of AC generator by applying Faraday's law of electromagnetic induction। अब Faraday's law of electromagnetic induction बच्चों हम जानते हैं कि जो induced EMF की वैल्यू होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या हम ये कह रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू होती है दैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तो जैसे मर्ज़ी आप लॉ को लिखें लेकिन मैथमेटिकली मीनिंग सेम ही है। सो अप्लाइंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अप्लाइंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल। अब बच्चों चाहें तो हम इसको यूँ लिख दें d डेल्टा n फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा t, या हम इस n को अगर हम कांस्टेंट है इसको डेरिवेशन से या डिफरेंशिएशन से बाहर ले आएँ तो यूँ भी लिख सकते हैं डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। दिस इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस कॉइल का फ्लक्स जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का जो एरिया वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट है, और आपको ये पता है कि जो बी डॉट ए है उसको जब खोलते हैं तो बी ए कास थीटा, थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द लूप के दरमियान। अब चूँकि कॉइल घूम रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो फिर जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के दरमियान वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर फाई की वैल्यू पुट करें, बट फाई इज़ बी डॉट ए that is equal to BA cos theta. What is A? This is area of the coil कह लें या area of the loop कह लें। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। थीटा ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं, दैट इज़ एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड B एंड नॉर्मल टू द लूप, जिसको हम बच्चों एरिया वेक्टर कह रहे हैं।
फिर सुन लें कि जो फैराडे लॉ है उसके मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज की इक्वल है या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न हैं जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी हम यहाँ पर बोलते हैं। और फाई आप पढ़ कर आए हैं, बी डॉट ए होता है, दैट इज़ बी ए कॉज थीटा होता है, और ए एरिया ऑफ कोआइल है, थीटा एंगल है इस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप जिसको एरिया वेक्टर कहते हैं। और कैपिटल ए से हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ऊपर वेक्टर साइन लगा रहे हैं। अब चूँकि कोआइल घूम रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ, तो उसका मतलब है एंगल चेंज हो रहा है। तो एस द कोआइल इज़ रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसका मतलब है थीटा इज़ चेंजिंग। थीटा चेंजिंग का मतलब है फाई इज़ चेंजिंग। जाहिर है फाई बराबर है बी ए का थीटा, तो थीटा चेंज हो रहा है, इसका मतलब फाई चेंज हो रहा है। फाई चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। अब थीटा को मैथमेटिकली अगर लिखें यहाँ पर एंगुलर मोशन में, हमें पता है बच्चों के थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। जिस तरह से कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से लीनियर मोशन करती है तो हम एस इक्वल टू वी टी लिखते हैं। एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, वी स्पीड यानी लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है, और टी टाइम है। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ कोई चीज़ घूमे तो फिर एस इक्वल टू वी टी के करस्पॉन्ड इक्वेशन लिखते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा करस्पॉन्ड टू एस है इन लीनियर मोशन, वहाँ पर एस का मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। यहाँ पर थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर भी लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। टाइम लीनियर और एंगुलर मोशन में सेम ही होता है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। अब ये क्वेश्चन शो कर रही है कि ओमेगा तो कांस्टेंट है लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे कोइल घूम रहा है टाइम इज़ गोइंग ऑन, तो थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। अब अगर ये फाई की वैल्यू में थीटा की अब ओमेगा टी लगाएं और फिर इसे क्वेश्चन पुट करें तो इस कोइल के अंदर जितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसकी वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। बच्चों पुट करें, हेयर EMF इक्वल टू एन डेल्टा ओवर डेल्टा टी, और फाई की जगह पे बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हमें पता है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनका डेरिवेटिव हम नहीं लेते। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो मैथ पढ़ कर आए हैं उन्हें तो पता है कि जो डिफरेंशिएशन है वो जो किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हम नहीं लेते, उसको डेरिवेटिव से बाहर ले आते। वैसे अगर कोई अकेला इंडिविजुअल कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल का प्रोडक्ट है तो फिर हम उस वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव बच्चों नहीं लेते, उसको डेरिवेटिव से बाहर ले आते। अब यहाँ पर बी क्या है, विच इज़ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, इसका मतलब बी कांस्टेंट है, बी को हम बाहर ले आएंगे। ए इस कोइल का एरिया है, ज़रा कोइल घूम रहा है, एरिया तो कोइल का चेंज नहीं हो रहा, वो भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे। अब डेल्टा बाई डेल्टा टी काज ओमेगा टी, अब टाइम के साथ एंगल बदलेगा, एंगल के साथ काज की वैल्यू बदलेगी। इसका मतलब कि यहाँ पर जो वेरिएबल फंक्शन है वो टाइम है, और ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है इसकी वैल्यू फिर करस्पॉन्ड टू टाइम चेंज हो रही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें एन बी ए, तो हमने बच्चों डेरिवेटिव जो लेना है डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वो काज ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एन बी ए। अब आपको बच्चों पता होना चाहिए कि काज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव काज होता है। अब चूँकि साइन का डेरिवेटिव तो काज है, लेकिन जब रिवर्स करते हैं तो काज का डेरिवेटिव माइनस साइन है। तो अब हम काज का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर आएगा
माइनस साइन ओमेगा टी। डेरिवेटिव आगे शिफ्ट होता जा रहा है टूवर्ड्स द वेरिएबल। अब मैंने बताया कि टाइम चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। टाइम बदलने से एंगल बदलेगा, तो एंगल बदलेगा, काज की वैल्यू बदलेगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन ओवरऑल चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल चेंज टी की वजह से आ रही है। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव आगे प्रोसीड करता जा रहा है। अभी तो डेरिवेटिव किसका आया? काज का आया। काज और ओमेगा टी को ऐसा लिख दिया है, और काज का डेरिवेटिव माइनस साइन मैंने बताया। अब डेरिवेटिव आगे ओमेगा टी का आएगा, डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ओमेगा टी। अब आपको बच्चों मैंने बताया है जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, विच इज़ अटैच्ड विद द वेरिएबल। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कॉइल रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो ओमेगा कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर ले आए तो उसका मतलब ओमेगा इधर आ जाएगा यहाँ पर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एन, और वो ओमेगा जिसका डेरिवेटिव नहीं लेना वो मैंने इधर लिख दिया। अब साथ ये माइनस साइन भी बच्चों इधर, ये वाला माइनस साइन भी इधर लिख दिया, साथ साइन ओमेगा टी लिख दिया। अब ओमेगा तो आगे चला गया, डेरिवेटिव टी का लेना है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है इस एसी जनरेटर के अंदर उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है। हाँ जी बच्चों, एक ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। एक्चुअली तौर पर आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ कर आए हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने असल में लिखी थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसके साथ यहाँ पर माइनस साइन हम लगाते हैं, जो ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो फ्लक्स की चेंज को अपोज करती है। तो यहाँ पर भी माइनस साइन एक मौजूद है पहले से, यहाँ पर इधर माइनस साइन एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, जो कि ड्यू टू लेंज़ेज़ लॉ है। इधर यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर जो माइनस पहले से मौजूद है वो माइनस और ये माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आंसर प्लस फॉर्म में आ जाएगा कि जो मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड हो रही है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, उसकी वैल्यू हम लिखने वाले हैं ई इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ जनरेटर, जिसको बच्चों हम एसी वोल्टेज का नाम देते हैं। तो नज़र आ रहा है कि जो वोल्टेज एसी जनरेटर में इंड्यूस्ड हो रही है एन ओमेगा ए बी, ये तो सारे कांस्टेंट्स हैं। टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होने से फेज़ यानी एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज हो तो साइन की फंक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब जो वोल्टेज एसी जनरेट हो रही है वो टाइम के साथ साइनसाइडली वेरी कर रही है, और जो साइनसाइडल वेरिएशन वाली वोल्टेज है उसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज या एसी वोल्टेज का नाम देते हैं। अब हम इस वोल्टेज को ग्राफिकली ड्रा करेंगे, जो करंट फ्लो करेगा उसको भी हम ग्राफिकली ड्रा करेंगे। तो दिस इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर विच इज़ साइनसाइडल। ये जो वोल्टेज है ये साइनसाइडल है। साइनसाइडल जो साइन का ग्राफ होता है ये वाला, इसको हम साइनसाइडल सिग्नल बोलते हैं। तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है टाइम के साथ साइनसाइडली वेरी कर रही है, इसीलिए इसको एसी वोल्टेज का हम नाम दे रहे हैं। अब जो इंड्यूस्ड करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो देखते हैं कितना है। लेट आर बी द लोड, देन द इंड्यूस्ड करंट इन द कोआइल विल बी। यहाँ पर कोआइल का मतलब बच्चों क्या है? एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर। लेट आर बी द लोड, देन इंड्यूस्ड करंट इन द कोआइल या इंड्यूस्ड करंट इन द एसी जनरेटर विल बी आई इक्वल टू, जितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया है। तो एक्चुअली दिस इज़ ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ से हम जो करंट इस कोआइल में फ़्लो करेगा जब हम लोड आर अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू आई इक्वल टू एन ओमेगा ए बी ओवर आर इंटू साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रही है कि जो इस कोआइल में करंट फ़्लो करेगा वो एसी होगा, वो भी साइनसाइडल होगा। दिस इज़
instantaneous value of current, instantaneous value of induced current in AC generator which is also sinusoidal. ये करंट भी बच्चों साइनसाइडल ही है, तो उसका AC जनरेटर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है वो भी साइनसाइडल है, AC जनरेटर में जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा है वो भी साइनसाइडल है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जनरेटर क्या है, ये अल्टरनेटिंग जनरेटर है। इसका मतलब है कि इसके दोनों टर्मिनल की पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज होती है। हाफ साइकिल के लिए अगर इसकी पोलैरिटी ये है कि इधर पोटेंशियल सपोज़ करें यहाँ पर पोटेंशियल हायर है, इधर लोअर है, तो हाफ साइकिल के बाद इधर पोटेंशियल लोअर हो जाएगा, इस साइड पे हायर हो जाएगा। तो इसलिए जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट एंटर और लीव करता है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम बच्चों देते हैं। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द induced EMF of AC generator and induced current of AC generator. Dear students, graphical representation of the induced EMF of AC generator and induced current of AC generators which are mathematically written as the magnitude of induced EMF and induced करंट ऑफ AC जनरेटर आर। ये इंड्यूस्ड EMF है AC जनरेटर की n ओमेगा AB दैट इज़ इक्वल टू साइन ओमेगा t। अब बच्चों ये जो ओमेगा है इसको हम इन टर्म ऑफ पीरियड लिखना चाहें तो इन टर्म ऑफ पीरियड यूँ लिखते हैं n ओमेगा AB साइन ऑफ 2 पाई ओवर कैपिटल T इनटू फिर ये वाला स्मॉल t मैंने लिख दिया है। आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर पढ़ कर रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। इन टर्म ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी लिखें, इट इज़ 2 पाई एफ, मस्ट बी रिमेंबर्ड। इंड्यूस्ड करंट को अगर लिखें तो इट इज़ एन ओमेगा ए बी ओवर आर और साइन ओमेगा टी, और इसको लिखना चाहें तो एन ओमेगा ए बी ओवर आर और साइन ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t। What is E induced EMF of AC generator varying with time? Induced current of AC generator varying with time। तो अगर हम induced EMF और टाइम के दरमियान, induced current और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाएं तो पहले ज़रा डाटा को देख लेते हैं। Let us when the coil start rotating, तो नंबर 1 पॉइंट T0 पे देखते हैं कि इंड्यूस्ड EMF क्या है, इंड्यूस्ड करंट क्या है। अगर मैं T0 पुट करूँ यहाँ पर तो ये सारा एंगल ज़ीरो हो जाएगा। साइन ज़ीरो बच्चों ज़ीरो ही होता है, तो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी, इंड्यूस्ड करंट भी ज़ीरो आ जाएगा। इंड्यूस्ड EMF इसकी वैल्यू भी ज़ीरो और इंड्यूस्ड करंट इसकी वैल्यू भी ज़ीरो। सेकंड, T इक्वल टू कैपिटल T बाई 4। कैपिटल T बाई 4 बच्चों उस टाइम को बोलते हैं जिस टाइम में ये वाला जो कोयल है वो क्वार्टर रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी साइक्लिक मोशन का जो पीरियड है उसको कैपिटल T लिखते हैं, उसको पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। हाफ रेवोल्यूशन के पीरियड को T बाई 2 कहते हैं, क्वार्टर को T बाई 4 कहते हैं, 3 क्वार्टर हो तो 3T बाई 4 बोलते हैं। तो लेट अस कोयल स्टार्टिंग फ्रॉम T0 तो दैट इंस्टेंट EMF 0, इंड्यूस्ड करंट इज़ 0। नाउ T बाई 4। अब अगर बच्चों हम स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T बाई 4 लगाएं तो कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई बाई 4 मीन पाई बाई 2, तो यहाँ पर फेज़ जो है ये जो एंगल है 90 आ जाएगा, साइन 90 भी 1 आ जाएगा, इधर भी साइन 90 1 आएगा। वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, इंड्यूस करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम आ जाएगी। इंड्यूस्ड EMF एन ओमेगा ए बी, इंड्यूस्ड करंट एन ओमेगा ए बी डिवाइडेड बाई आर, ये भी मैक्सिमम, इधर इंड्यूस्ड करंट भी मैक्सिमम। इस इंड्यूस्ड वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू को ई मैक्सिमम लिख दिया और इधर इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को भी आई मैक्सिमम। इसका मतलब है T0 पे इंड्यूस्ड EMF 0 थी, इंड्यूस्ड करंट भी 0 था,
जब क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगी, इंड्यूस करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। हाउ मच इज़ द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ? दैट इज़ एन ओमेगा ए बी। हाउ मच द मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट? दैट इज़ एन ओमेगा ए बी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन टी बाई टू। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं टी बाई टू लगाता हूँ तो टी और टी कैंसिल, 2 पाई बाई 2 पाई आ जाएगा, साइन पाई 0 होता है यानी साइन 180, तो यहाँ पर 0 होगा। तो जब 0 पुट करेंगे तो ई की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, आई की वैल्यू अगेन 0 आ जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ 0, इंड्यूस्ड करंट फिर 0। आफ्टर 3 क्वार्टर रेवोल्यूशन टी इक्वल 3t/4। अब बच्चों उसी तरह से अगर यहाँ 3t/4 लगाएं तो हमारे पास आंसर आएगा 3π/2। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास आंसर 270 की इक्विवेलेंट आएगा जो एंगल होगा, और साइन 270 -1 होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी लेकिन होगी मैक्सिमम। इंड्यूस्ड करंट रिवर्स हो जाएगा लेकिन होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर इसकी जगह पे साइन 270 -1 आएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इधर -1 आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी विद नेगेटिव साइन माइनस एन ओमेगा ए बी, और इंड्यूस्ड करंट दैट इज़ माइनस एन ओमेगा ए बी ओवर आर। ये वैल्यू नेगेटिव ई मैक्सिमम कहलाती है, ये वैल्यू नेगेटिव आई मैक्सिमम कहलाती है। जब रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम t इक्वल टू कैपिटल T लिखेंगे। नंबर 5th पॉइंट में मैं इधर लिख दूँ बच्चों, t इक्वल टू कैपिटल T व्हेन रेवोल्यूशन इज़ कम्प्लीटेड। तो जब रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर t आएगा, t कैंसिल, 2 पाई आ जाएगा, साइन 2 पाई सेम एज साइन 0, यू गेट 0, ईएमएफ भी 0 और करंट भी 0। जी बच्चों, वंस अगेन वॉच हेयर, वी आर गोइंग टू ड्रा ग्राफिकली the magnitude of induced EMF and induced current of AC generator। मैंने induced EMF की वैल्यू लिखी है इन टर्म ऑफ T, हमने induced current की वैल्यू लिखी है इन टर्म ऑफ T। T की वैल्यू 0, T/4 क्वार्टर रेवोल्यूशन, T/2 हाफ रेवोल्यूशन, 3/3 T/4 3 क्वार्टर रेवोल्यूशन एंड T कंप्लीट रेवोल्यूशन। induced EMF की वैल्यूज़ और induced current की वैल्यूज़ लिखी हैं। अब हम इस टाइम के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को भी ड्रा कर सकते हैं, टाइम के साथ इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को भी ग्राफिकली ड्रा कर सकते हैं। लेट अस वॉच हियर ऑन द बोर्ड। Along this axis we are taking the values of induced EMF, along this axis we taking the values of time. So this is the positive maximum value of the induced EMF, here is the negative value, negative maximum value of induced EMF, this is the origin our reference point। तो इस एक्सेस पे जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो बताया कहाँ तक जा रही है, एन ओमेगा ए बी तक जा रही है, और इधर मैक्सिमम वैल्यू माइनस एन ओमेगा ए बी तक जा रही है। टाइम के सेगमेंट करें, t0 इज़ हेयर, दिस इज़ क्वार्टर ऑफ द पीरियड दैट इज़ t/4 विच इज़ हेयर, half of the period t/2, 3 quarter 3t/4, and here is the complete period of the rotation of the coil of AC generator। Putting the values we get the graph here। First of all t0 induced EMF 0, तो जब t0 होगा EMF भी 0 होगी, हमारा ग्राफ यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। t/4 पे इंड्यूस्ड EMF मैक्सिमम होगी, ये t/4 है और ये हमारी मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF है। t/2 पे इंड्यूस्ड EMF फिर 0 पे आ जाएगी। 3t/4 पे इंड्यूस्ड EMF मैक्सिमम होगी लेकिन इन द रिवर्स डायरेक्शन, और आफ्टर टाइम t इंड्यूस्ड EMF अगेन वापस 0 पे आ जाएगी। और अगर हम इन पॉइंट्स को यूँ ग्राफिकली आपस में ज्वाइन करें तो ये हमारे पास AC जनरेटर के अंदर जो EMF इंड्यूस्ड हो रही है, टाइम के साथ उसकी वेरिएशन हमने ग्राफिकली दिखा दी है। अगर हमने इंड्यूस्ड करंट दिखाना हो तो फिर बच्चों ग्राफ फिर भी यही होता है, इस एक्सिस पे यही टाइम आते हैं, लेकिन इधर हम इंड्यूस्ड EMF की बजाय इंड्यूस्ड करंट यानी आई लिखते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट लिखते हैं विच इज़ एन ओमेगा ए बी ओवर आर, तो इसके नीचे यहाँ पर आर लगाएंगे। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये
EMF की वर्सेस टाइम है। अगर हम इंड्यूस करंट की देखें तो उसको फिर बच्चों यूँ लिखेंगे, मैं इसी में ही वेरिएशंस दिखाने लगा हूँ इंड्यूस करंट की। अगर इस एक्सिस पे मैं आई ले लूँ, इधर मैक्सिमम करंट आ जाएगा, इधर नेगेटिव मैक्सिमम करंट आएगा, इस एक्सिस पे टाइम ही आ जाएगा। तो यही ग्राफ जो हमने इंड्यूस्ड EMF यानी AC वोल्टेज का टाइम साथ बनाया है वो अल्टरनेटिंग करंट का टाइम के साथ बन जाएगा। और ज़रा वैल्यूज़ को चेक कर लें कि जब t 0 होता है करंट 0, ग्राफ स्टार्टिंग फ्राम हेयर, t/4 पे करंट मैक्सिमम, ये t/4 ग्राफ इज़ मैक्सिमम, एंड t/2 करंट अगेन 0, 3t/4 current is maximum toward the negative यानी on the opposite sides, and after t the current again reaches to 0. So this current is varying sinusoidally with the time. This current is named as the alternating current, and this generator is named as the AC generator. अब बच्चों ये जो टाइम है इसका रेसिप्रोकल हमारे जनरेटर से जो वोल्टेज ऑब्टेन हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द कॉइल ऑफ AC जनरेटर पर यूनिट टाइम। और बच्चों वापडा वाले जो हमें AC वोल्टेज सप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। इसका मतलब है कि जो जनरेटर का कॉइल है वो 50 रेवोल्यूशंस करता है इन 1 सेकंड। So this is the graphical representation of the alternating current with time which is induced by the AC generator.